हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। पीटी रिवीजन यानी पिछले साल भी यहाँ पर पीटी रिवीजन 2022 सीरीज की शुरुआत की गई थी और इस वर्ष फिर से पीटी के मई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज को शुरू किया है, जो पिछले साल के माहवार विवरण के साथ यहाँ पर उपस्थित होगी। यानी जून महीने की वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, मई महीने की वे कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, ऐसे करके प्रत्येक महीने की खबरों का संग्रह यहाँ पर लाया जाएगा। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले एपिसोड पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी जून 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वे कौन सी खास खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिन पर आधारित कोई भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है। क्योंकि खबर विस्तारित है, बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमने कुछ खास खबरों का यहाँ संग्रह किया है और कोशिश की है कि इस खबर के बारे में लगभग सभी चीजें यहाँ पर कवर की जा सकें। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जून महीने में वे कौन सी खास खबर थी जो इंपॉर्टेंट थी। यदि हम बात करें पहली खबर के बारे में, तो पहली खबर थी वेब 5.0। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिर वेब 5.0 है क्या। इससे पहले जानना जरूरी है कि वेब 5.0 क्योंकि किसी न किसी चीज की सीरीज होगी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है 5, यानी इसकी पहले की सीरीज क्या है और दरअसल यह कैसे काम करती है और किस तकनीक से यह संबंधित है। यदि हम बात करें वेब 5.0 की कि सबसे पहले ये चर्चा में क्यों आ गई थी, दरअसल ट्विटर के पूर्व ओनर रहे हैं कौन, जैक डोर्सी। इन्होंने ही सबसे पहले एक नए विकेंद्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म की घोषणा की थी। ऐसा कहा था कि इसके विकास पर हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने वेब 5.0 बताया था। जिसका उद्देश्य इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अभी हाल ही में जो भी हम प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, हम जिन डाटा या खबरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो भी डाटा इसमें इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है। ऐसे में एक ऐसे वेब 5.0 या ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य आपके डेटा और पहचान का स्वामित्व आप तक ही यहाँ पर निर्धारित करना है। यानी आप अपने डेटा और अपने पहचान का स्वामित्व रख सकें, इस उद्देश्य से ही इसकी शुरुआत की जा रही है और जल्दी ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर वेब 5.0 से पहले कौन कौन सी यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में वेब काम कर रहे थे। यानी इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है क्या। तो हम सभी जानते हैं इसमें नाम क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया के लेवल पर फैला हुआ एक जाल। तो यह किसका जाल है, इंटरनेट का। और इंटरनेट के जाल के संदर्भ में ही एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है वेब 5.0। दरअसल यहाँ पर सबसे खास विशेषता इसकी क्या होगी कि जैक डॉर्सी ने बताया कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे डेटा का इस्तेमाल सरकारें भी कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग की सहायता से, AI की सहायता से अपने पास डेटा संग्रह कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक प्लेटफॉर्म हमें कई सुविधा प्रोवाइड कराता है। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड, यह जो प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड होगा, विकेंद्रीकृत होगा, कोई भी आपका डेटा का इस्तेमाल आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ इसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें ब्लॉकचेन तकनीक सहायक होगी। ब्लॉकचेन तकनीक यानी छोटे छोटे ब्लॉक की चेन के द्वारा संग्रहित या बनी हुई एक ऐसी तकनीक जिसमें आपका डेटा सिक्योर होगा और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या। तो दरअसल जहां पर उपयोगकर्ता यानी जो मैसेज भेज रहा है वह उसी मैसेज को पढ़ सकता है और जिसे भेज रहा है वह ही उसे पढ़ सकता है। इसे ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहा जाता है और इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने चर्चा की WWW के बारे में। तो दरअसल यह लोगों के साथ बातचीत, जानकारी को साझा करने, पढ़ने लिखने हेतु एक विकास किया गया या एक विकसित की गई तकनीक थी जो कि इंटरनेट पर ही आधारित थी, जिसके कई फॉर्म हैं। जिसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी वेब 1.0 के जरिए। यानी सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब जो सेवा शुरू की गई थी उसका पहला जो उसका संस्करण था उसका नाम था वेब 1.0, जो अब बढ़कर कहां पर आ गई है, वेब 5.0 तक, जिसमें कुछ खास जो इसके संस्करण थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो पीढ़ियां थी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी इंटरनेट के पुराने संस्करणों में हम वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 पर चर्चा करने वाले हैं।
यदि हम बात करें वेब 1.0 के संदर्भ में, तो दरअसल वैश्विक लेवल पर उस समय पहली बार एक क्रांतिकारी घटना हुई कि इंटरनेट की दुनिया में आप मैसेज टाइप कर सकते थे। यानी कोई भी जानकारी, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया कंपनियों के संदर्भ में। कंपनी कोई भी जानकारी यहाँ पर पब्लिक कर सकती थी और उसे केवल पढ़ा जा सकता था तब। यानी वह कौन सी सुविधा थी? केवल रीड ऑनली की सुविधा उसमें उपलब्ध थी। तो वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी के रूप में से जाना जाता है, जिसमें स्टैटिक वेब पेजों का इस्तेमाल किया जाता था और कहा जाता था कि ये एक पैसिव रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सुविधा है, क्योंकि इसमें रीड ऑनली मोड ही केवल एक्टिव था। यानी आप किसी खबर को केवल पढ़ सकते थे। फिर दूसरा चरण आता है, यानी इसका अगला चरण आता है जिसे वेब 2.0 कहा गया। इसमें आपके पास राइट करने की भी सुविधा उपलब्ध हो गई। यानी आप रीड के साथ साथ अब इसमें राइट भी कर सकते थे, कुछ लिख भी सकते थे। ये दोनों ही सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो गई और इसे कहा गया वेब 2.0। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना और लिखना दोनों ही संदर्भित किया गया। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते थे, जिसमें उपयोगकर्ता अब सर्वर एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार स्थापित करने में सक्षम हो गए थे। और यह दुनिया कब शुरू हुई? जिसे हम सोशल मीडिया की दुनिया कहते हैं। यानी फेसबुक का इस्तेमाल आप मान सकते हैं कि इसी के अंतर्गत आ सकता है, जहां पर आप मैसेज पढ़ भी सकते हैं और मैसेज राइट भी कर सकते हैं, लोग वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। यही सुविधा हो गई पढ़ने और लिखने दोनों की सुविधा, और वर्तमान में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं अभी कई क्षेत्रों में। इसके बाद आया वेब 3.0। दरअसल इसमें आपके पास लिखने पढ़ने के साथ साथ एग्जीक्यूट करने की भी क्षमता उपलब्ध हो गई। यानी इसमें पठन, लेखन और निष्पादन, ये तीनों ही सुविधाएं आपको उपलब्ध हो गई, जिसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और यह एक तरीके की विकेंद्रीकृत इंटरनेट सेवा है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक या ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर अब मेन समस्या यह है कि जब इसमें इतनी अच्छी तकनीक है 3.0 में, जब इतनी बेहतरीन तकनीक है इसमें कि आप सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं, इसे निष्पादित भी कर सकते हैं, तो आखिर हम वेब 5.0 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि इसमें ब्लॉकचेन तकनीक तो है, इसका मतलब यह है इंक्रिप्शन इसमें मौजूद है। ये खास तरीके से इसमें ब्लॉक्स के जरिए ही सारी सूचनाएं संदर्भित हैं या लिखी गई हैं या रखी गई हैं, आपका डाटा सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद भी अब बहुत सारे उद्योगपति हैं, सरकारें जो आपके डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसे कम करने के लिए या इसे रोकने के लिए, ताकि आपका डेटा आप तक ही सुरक्षित रहे, आपकी पहचान पर केवल आपका ही स्वामित्व हो, यहाँ पर वेब 5.0 की संकल्पना की गई है। क्योंकि अभी तक वेब 3.0 में बिना किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम तो हो गए थे, लेकिन आपके पास आपका डेटा, जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप उसमें अपना नाम, इनपुट, पासवर्ड, बहुत सारी चीजें डालते हैं, वे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के जरिए, एआई के जरिए कहीं ना कहीं सेव हो गया है। तो ऐसे में उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वेब 5.0 की बात की जा रही है, ताकि उन उद्योगपतियों से आप बच सकें और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल केवल आपके ही लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो सके। अब हम बात करेंगे वेब 5.0 के बारे में। तो दरअसल वेब 5.0 वेब 2.0 और वेब 3.0 का एक संयुक्त संस्करण है, यानी दोनों की ही इसमें खूबियां इस्तेमाल की गई हैं। कैसे? ब्लॉग भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वापस आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ब्लॉकचेन तकनीक का भी इस्तेमाल हो सकता है, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था भी है। तो कहीं ना कहीं सभी खूबियों के साथ इसे बनाया जा रहा है और इसे कहा गया है वेब 5.0। उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाए रखने और अपने डेटा को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। यानी यहाँ पर अब कोई भी, अब आपके पास यदि कोई एक वेबसाइट का एक्सेस है, या आपने अपने फोन पर किसी लॉगिन और पासवर्ड के बाद एक बार अगर आपने इसे लॉगिन कर लिया है, तो बाद में जाने के बाद जब आप अपने फोन पर एंट्री करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिनमें आपको लॉगिन की परमिशन नहीं लेनी होगी। यानी अब आप, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको बार बार लॉगिन की परमिशन मांगते हैं आपसे, बार बार आपको वहां पर अपनी एंट्री करनी होती है। ऐसे में वे आपका सभी डाटा सुरक्षित कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर वेब 5.0 की बात की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना, अपने डेटा और पहचान के नियंत्रण को सुरक्षित रखना। इसलिए यहाँ पर वेब 5.0 की बात की गई है, जिस पर हमने अभी पूरी चर्चा भी की।
क्योंकि उपयोगकर्ताओं का स्वयं का डेटा, इस पर अपना आपका खुद का नियंत्रण हो और यह पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर होगा कि वह डेटा आपको देना चाहता है कि नहीं। इसमें सरकार या उद्योगपति जो आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे थे उससे यहाँ पर बचाव हो सकेगा। ये हमने चर्चा की वेब 5.0 के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी आज की ही इस खबर के प्रश्न के संदर्भ में। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है वेब 5.0 वेब 2.0 और वेब 3.0 का संयुक्त संस्करण है। और दूसरा कथन है वेब 5.0 उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाए रखने और अपने डेटा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कूठे उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ये हमने चर्चा की पहली खबर के बारे में। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के बारे में जो जून 2022 में काफी चर्चा में भी रही है। अगली खबर है वेस्ट नील वायरस। यानी वेस्ट नील वायरस क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई, कैसे फैलता है, इसका संक्रमण कैसे कैसे फैलता है, कहां कहां होता है, सबसे पहली बार इसे भारत में कहां देखा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखें वेस्ट नील वायरस के संदर्भ में तो इसका जो पहला मामला देखा गया था वह केरल में देखा गया था और इसे 47 वर्षीय व्यक्ति की इसके जरिए मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यह देखा गया कि यह वायरस काफी खतरनाक है। तो आइए हम देखते हैं इसके परिचय के बारे में। यदि हम बात करें वेस्ट नील वायरस के बारे में तो यह एक फ्लेवी वायरस है जो जापानी इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस और पीत ज्वर जैसे पैदा करने वाले कई ऐसे मच्छर हैं, उसी के संदर्भ में यह वायरस भी जिम्मेदार है और उन्हीं के जरिए यह फैलता है। यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या है। तो और इसमें क्या लिखा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब हम सभी जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है यह, लेकिन जब इसमें एक ही ऐसा स्ट्रैंड हो तो इसे कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और प्रोटीन कहां पर संश्लेषित होता है? कोशिका में। यानी कोशिका में पाए जाने वाला एक प्रकार का यह क्या है? सहायक होगा। किसके लिए? प्रोटीन में संश्लेषण के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट नील वायरस के संदर्भ में ही। तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि यह मच्छर जनित रोग है, इसी के जरिए यह फैलता है। यह वायरस अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया में काफी चर्चा में रहा है और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वेस्ट नील वायरस के बारे में यदि हम बात करें तो संक्रमण जब वाहक मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तभी यह संक्रमण फैलता है। और ऐसा कब होता है? जब परिवेश का तापमान वायरस के गुणन के लिए पर्याप्त उच्च होता है, खास तापमान होता है, तभी उस वायरस का गुणन होता है और तभी मच्छर के जरिए यह वायरस फैलता है। पहली बार इसे 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में देखा गया था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? वेस्ट नील वायरस। 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। 1997 में वेस्ट नील वायरस को पक्षियों के लिए रोगजनक माना गया था। यानी पहले इसके बारे में कुछ खास हमारे पास जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे इसके बारे में हमें जानकारी पता चली है। तो इसी का जो सन है और ये जो क्रम है ये आपके सामने लिख दिया गया है कि कब कब इसके बारे में पहली बार कहां कहां जानकारी प्राप्त हुई थी। यदि हम संक्रमण के कारण की बात करें तो अभी हमने बात की कि इसमें इसका जो वाहक है वह क्या है? मच्छर। और मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति इसके लिए सबसे ज्यादा वाहक मानी जाती है कि इसी के जरिए यह फैलता है। और यह संक्रमित मच्छर से पक्षियों में फैलता है और संक्रमित मच्छरों से ही इंसानों और जानवरों में भी यह फैलता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। यानी एक बार यदि कोई मच्छर इससे संक्रमित है तो वह जब पक्षियों को काटता है तो वह पक्षियों में फैल जाता है। कोई ठीक ठाक मच्छर भी जाकर जब पक्षी को काटता है तो फिर वापस से वह मच्छर में भी फैल जाता है। एक प्रकार से यह चक्रीय क्रम के रूप में चलता है, जिसे आप देख सकते हैं कैसे। सबसे पहले मॉस्किटो से ये बर्ड्स में फैलते हैं, फिर बर्ड्स के जरिए मॉस्किटो में फैलते हैं और ये इंसानों और जानवरों दोनों में मॉस्किटो के जरिए ही फैलते हैं। यदि हम मच्छर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इसके जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। 4 वयस्क मच्छर के जरिए ही ये वायरस फैलता है। यहाँ पर इसकी जो सभी अवस्थाएं हैं वे लगभग जल में होती हैं। जब मच्छर वयस्क हो जाता है तो फिर वह जल से बाहर आ जाता है। जिसकी जो क्यूलेक्स प्रजाति है वह मच्छर की ही एक प्रकार की प्रजाति है जिसके जरिए वेस्ट नील वायरस फैलता है। यदि हम बात करें आगे इसी वायरस के संदर्भ में तो विषाणु कुछ दिनों तक संक्रमित मच्छरों के खून में रहता है, फिर बाद में मच्छरों की लार ग्रंथियों में प्रवेश करता है। इसके बाद मच्छर से बर्ड्स में संक्रमण होता है और वापस बर्ड से वापस मच्छरों में होता है और मच्छर के जरिए ही यह मनुष्यों और जानवरों में भी फैलता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि वेस्ट नील वायरस संक्रमित मां से उसके बच्चे में भी फैल सकता है और संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के संपर्क में यदि कोई मनुष्य या जानवर आता है
तो अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि इसके जरिए भी किसी भी प्रकार का संक्रमण यहाँ पर फैलता है, यानी इसका कोई खास उदाहरण नहीं देखा गया है अभी तक। वेस्ट नील वायरस रोग के लिए रोगोद्भवन की जो अवधि है वह लगभग 2 से 6 दिन होती है, यानी किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो आप में जो रोग की जो लक्षण है वह लगभग 2 से 6 दिनों में आपको दिखाई देने लगते हैं। यानी एक वयस्क मनुष्य की बात करें और स्वस्थ मनुष्य की बात करें जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो कई हफ्तों तक भी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो इस क्रम में क्या कहा जा सकता है कि कई हफ्तों तक इसके लक्षण दिखाई हमें नहीं दे सकते हैं। ये तो हमने देख लिया वेस्ट नील वायरस के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे अगली खबर के बारे में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आखिर क्या है, ये क्यों खबरों में रहा है, कहां पर स्थापित किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि आखिर इसकी स्थापना कहां पर की गई है, तो दरअसल उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है, जिसे क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ILMT। अब यहां पर कि उत्तराखंड में भी इसकी स्थापना कहां पर हुई है, किस इंस्टीट्यूट के जरिए हुई है, किस इंस्टीट्यूट में हुई है, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में इसकी स्थापना हुई है। दरअसल देवस्थल अपने आप में एक खास वेधशाला परिसर है जहां पर भारत के कई दूरबीन रखे गए हैं और इसी वेधशाला परिसर में इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की यहाँ स्थापना हुई है। अब हम बात करें एक अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में कि यह क्या है, तो दरअसल खगोल विज्ञान के लिए अधिकृत होने वाला यह विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनने वाला है और अपनी तरह का स्थापित होने वाला भी यह पहला ही टेलीस्कोप है। यदि बात करें कि इसकी खास विशेषताएं क्या होगी, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पारंपरिक टेलीस्कोप हैं एक खास अवधि की ही सूचनाओं को यहाँ पर संग्रहित रख सकता है और खास अवधि में ही उसकी जो इमेजेस हैं वह ले सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ खास आकाश गंगाओं की ही इमेज ले सकता है। लेकिन जो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है यह क्षुद्र ग्रहों के साथ साथ सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखना इसके जरिए संभव हो जाएगा। इन सभी की इमेज यह ले सकेगा। इसके साथ इसकी एक खास विशेषता है कि इसे हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई में भी स्थापित किया जा सकता है और यहां से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे स्थापित कर दिया गया है दरअसल वेधशाला में। आप इसकी इमेज देख लीजिए, ये एक प्रकार का इसमें दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण में एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कौन सा है, पारा, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि इस लिक्विड इसमें किस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, तो पारा का एक लिक्विड इसमें भरा गया है और इसी के जरिए जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेंगी तो परावर्तित भी होंगी, तो हमें कई प्रकार की इमेज इसमें प्राप्त हो सकेंगी और काफी लंबे समय तक की इमेज प्राप्त हो सकेंगी। तो इसके जरिए आपको एक खास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा जिसका इस्तेमाल कई ब्रह्मांड की ऐसी तकनीक है जिन्हें जानने में हमारे लिए यहाँ सहायक होगा। इसके बाद यदि हम बात करें पहले टेलीस्कोप के बारे में, तो दरअसल इसे उपग्रहों को ट्रैक करने और सैन्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन जो अभी हाल ही में ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो इसके जरिए हम सभी जानते हैं कि क्षुद्रग्रह, सुपरनोवा और अंतरिक्ष मलबे के बारे में भी जानकारी पता की जा सकेगी। देवस्थल में पहले से ही 2 टेलीस्कोप यहाँ पर स्थापित हैं। कौन कौन से, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे डॉट कहा जाता है और दूसरा है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे DFOT कहा जाता है। देवस्थल खगोलीय अवलोकन के लिए सबसे बेहतरीन स्थान माना जाता है भारत में और विश्व के सभी खास स्थानों में से एक भी यह है, इसलिए यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें इसे स्थापित करने में कौन कौन से देश ज्यादा सहायक रहे हैं, तो इसमें भारत, बेल्जियम, कनाडा और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। कहीं कहीं उज्बेकिस्तान की भी चर्चा की जाती है। अब यदि हम बात करें लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में, तो दरअसल यह एक प्रकार का स्थिर दूरबीन है। हमने देखा कि इसे स्थापित कर दिया गया है जिसमें एक लिक्विड पारा भरा गया है और जब प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है तो परावर्तन के बाद इसमें कौन कौन सी स्थिति होती है, कैसे प्रकाश, हम सभी जानते हैं कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आती है तो फिर हम उसकी दूरी का भी अनुमान लगा लेते हैं कि वो कितनी दूरी में है, कितने प्रकाश वर्ष दूर है। तो सभी जो ऑब्जर्वेशन वाले क्षेत्र हैं खगोल विज्ञान के, इसी के जरिए देखे जा सकते हैं। जबकि जो पारंपरिक दूरबीन है एक निश्चित समय में आकाशगंगा के केवल एक अंश को ही हमें दिखा पाता है, लेकिन जो यह लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है यह क्षुद्रग्रह, सुपरनोवा जैसे खास घटनाओं को, अंतरिक्ष मलबे की खास घटनाओं को यहाँ पर दिखा सकेगा। पॉलिश वाले कांच के दर्पणों की तुलना में जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है एक परावर्तक तरल के दर्पण के साथ काम कर रहा है। वह परावर्तक तरल कौन सा है, पारा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी।
ये तो हमने देख लिया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के लिए, जिसके पहले आप प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में सही नहीं है और है? ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है केवल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संदर्भ में। कथन क्या है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक स्थिर दूरबीन है। दूसरा, यह एक निश्चित समय में आकाश के केवल एक अंश को ही दिखा पाती है। कूट है, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न नंबर 2 करके आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी ORNA। यह भी जून 2022 में काफी चर्चा में रही है। यहाँ पर रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात यदि हम करें, सभी जानते हैं कि रेडियो स्टेशंस होते हैं, रेडियो स्टेशंस में एंटीना लगे होते हैं, तो वहां पर कई यूनिट होती हैं जो रिसीव भी करती हैं और आपको खबर पहुंचाती भी है लॉन्ग वेव के जरिए या हम कहें रेडियो वेव के जरिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन RNA के बारे में कि आखिर यह है क्या। यदि हम बात करें ओपन RNA तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यह इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी शुरुआत या कहें कि किस मंत्रालय के जरिए चर्चा में आई थी? तो संचार मंत्रालय के जरिए चर्चा में आई थी। क्यों? क्योंकि संचार मंत्रालय ने मेसर्स VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें उसने क्या कहा है कि जो यह ओपन RNA है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, इसके क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत स्टार्टअप यानी जो भी स्टार्टअप्स हैं जो इस ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अपने कई यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अन्वेषक हैं जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं जो इसके उत्पाद का परीक्षण करना चाहते हैं, इन सभी का परीक्षण के लिए वे इस टेक्नोलॉजी या कहें इस जो प्राइवेट कंपनी है इसकी लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परमिशन अभी हाल ही में दी किसने? संचार मंत्रालय ने। इस वजह से यह खबर उस समय चर्चा में थी। परीक्षण प्रमाणन से अनुसंधान, नवाचार और घरेलू डिजाइनर और निर्माण में भी तेजी आएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज का परीक्षण करते हो, परीक्षण सटीक बैठता है और कई लोग इसमें शामिल हैं, तो ये सभी जब परीक्षण करेंगे सटीकता आएगी तो कई क्षेत्र में हम अपने नए इनोवेशन को शुरू कर सकेंगे। घरेलू डिजाइन को यहाँ पर विकास मिलेगा और इनके निर्माण में भी वृद्धि हो सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क में अग्रणी के रूप में स्थापित करना। जब हम कई ये सभी जो क्षेत्र हैं, अन्वेषक हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये जब इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो हम 5G टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगे और जब कई परीक्षण के बाद गुजरेंगे, हमारी तकनीक सही होगी, तो जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसके लिए भी हम बेहतरीन तरीके से इसमें कार्य कर सकेंगे। ये परीक्षण प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र भारत को एशिया का डिजाइन और परीक्षण के प्रमाणन पर प्रमुख केंद्र बना देगा। तो हमने इस पर चर्चा भी की। जब हम बहुत सारे क्षेत्र इसमें कार्य करेंगे तो भारत में तकनीक को लेकर काफी प्रौद्योगिकी रिच जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन RNA के बारे में कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है। तो दरअसल ओपन RNA एक तकनीक नहीं है, जबकि यह क्या है? मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है। अभी तक क्या हो रहा था? आपके पास एक रेडियो नेटवर्क है या रेडियो स्टेशन है, यहाँ एक एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीना के जरिए यहाँ पर आपके पास कुछ जानकारियां आती हैं और फिर वेव्स के थ्रू आप इन्हें दूसरे अन्य क्षेत्रों तक देते हैं। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनके उत्पादों का निर्माण करते हैं, इनके कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। तो यहां पर अब क्या होगा? जो रेडियो सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें लगने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को यही इनका निर्माण करते थे। अभी तक बाहर से अलग से कंपोनेंट्स यहाँ पर नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब बाहर से भी कंपोनेंट्स या उत्पादों को लिया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में सर्विस को प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी इस नेटवर्क को अब ओपन कर दिया गया है और इसे ही कहा गया है रेडियो एक्सेस नेटवर्क को ओपन कर देना। और कई सोर्स के जरिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ले लिया जाएगा, जबकि अभी तक जो पुराने समय से जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो ऐसे ही काम कर रहा था कि एक ही व्यक्ति ये सारी चीजें करता था। यानी ORNA एक तकनीक नहीं है, मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में निरंतर बदलाव है। इसमें बदलाव होता जाएगा कैसे? यह विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से उपघटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अब अनुमति देगा, जबकि ऐसा पहले नहीं था। मोबाइल नेटवर्क को प्रसारित करने के लिए एक ओपन बहु विक्रेता आर्किटेक्चर प्रणाली अपनाई जाएगी। ओपन हो गई ये प्रणाली और बहुत सारे विक्रेता इसमें शामिल हो गए।
यह विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित हार्डवेयर और एक साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। यानी अभी तक जो ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, ये जो रेडियो स्टेशन है, अभी यहाँ पर बहुत सारे उपयोगकर्ता अपने उत्पादों का इस्तेमाल कर पाएंगे और यह भी कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसलिए इसे ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है। आरएनए में विभिन्न उपघटक शामिल होते हैं, जैसे रेडियो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इन सभी उपघटकों को अब अलग अलग जगहों से भी लिया जा सकेगा और इन सभी के प्रोटोकॉल और इंटरफेस को अब ओपन कर दिया गया है, इसलिए इसे ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है। दूरसंचार प्रणाली का एक हिस्सा है जो रेडियो कनेक्शन के माध्यम से व्यक्तिगत उपकरणों को नेटवर्क के अन्य भागों से जोड़ता है, क्योंकि हम इन सभी रेडियो एक्सेस का मोबाइल में भी लेते हैं नेटवर्क, और कई अन्य डिवाइसेस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ, हमने देखा ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है। अब हम जान लेते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क के संदर्भ में किसके कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें मुख्यतः 3 तत्व हैं। एक तो रेडियो यूनिट, जिसे रेडियो स्टेशन के रूप में भी हम कह सकते हैं, पाया जाता है। काफी विशाल एक एंटेना होता है इसमें। तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की कि एक रेडियो स्टेशन, मान लीजिए एक रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर ही यह यूनिट लगाई जाती है, जिसे रेडियो यूनिट के रूप में जाना जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रसारित होते हैं और यहाँ पर ये सभी सिग्नल प्राप्त होते हैं, प्रवर्धित होते हैं और डिजिटलीकृत भी होते हैं। दूसरी यूनिट कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, जिसे डीयू कहा जाता है, जहां रियल टाइम बेसबैंड ये प्रोसेसिंग या फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है केंद्रीकृत यूनिट, जिसे सीयू कहा जाता है। यहाँ पर कम समय में भी आपको सेंसिटिव पैकेट यानी डेटा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, या इसकी बनने का कार्य यहीं पर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत इकाई। ये तो हमने जान लिया आरएनए के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर जो ओपन आरएनए है, इसके लाभ क्या क्या है। दरअसल जब हम कई स्रोतों से या कहें कई व्यक्तियों के जरिए यहाँ पर कई उपकरणों को प्राप्त करेंगे, अपने नेटवर्क को हम एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे, कई क्षेत्रों तक फैलाएंगे, तो यहाँ हमें कई लाभ प्राप्त होंगे। कैसे? डेटा सेंटर के लिए रेडियो नेटवर्क का इस्तेमाल अधिक सुगम हो जाएगा, कई जगहों से इसका इस्तेमाल करना संभव हो जाएगा। नई नई तकनीक हमें प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कई इन्वेस्टर भी काम करने लगे हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग काम कर रहे हैं। जब नई नई तकनीकों का यहाँ इस्तेमाल होगा, नए नए तरीके से नई नई डिवाइस ये लेकर आएंगे, तो इसका इस्तेमाल इस रेडियो स्टेशन में किया जाएगा, रेडियो नेटवर्क को बाहर तक फैलाने के लिए। तो ये डेटा सेंटर के रेडियो नेटवर्क का इस्तेमाल इसके जरिए हमें सुगम हो जाएगा। विक्रेता संबंधी जो भी विविधता आएगी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, एक ही व्यक्ति इसमें शामिल था, लेकिन अब कई लोगों से हम लेंगे तो इनमें विविधता आएगी। नवाचार में तेजी आएगी, क्योंकि कई लोग अब यहाँ पर नवाचार के लिए आ गए, चाहे पंजीकृत स्टार्टअप्स हों, लघु एवं मध्यम उद्योग हों, और कई ऐसे अन्वेषक भी इसमें शामिल होंगे। तो ये अपनी अपनी तकनीक का जब यहाँ पर परीक्षण करेंगे, तो इनकी तकनीक आगे आएगी और इनमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो नवाचार में भी तेजी आएगी। बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप हम कार्य कर पाएंगे, और बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप ही रेडियो नेटवर्क भी यहाँ पर प्रसारित हो सकेगा। स्वचालित और प्रबंधन योग्य हो पाएंगे, यानी सभी चीजें यहाँ पर सक्षम हो जाएंगी, और यहाँ पर जो सेंटर है बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। स्वामित्व संबंधी कुल लागत जो है कम हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसके साथ तेज और प्रोसेसिंग योग्य नेटवर्क भी विकसित हो सकेगा, क्योंकि अभी तक क्या देखा जा रहा था, जो रेडियो एक्सेस है और नेटवर्क, ये कम जगह तक ही जा पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा है, या वहां तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। तो जैसे जैसे नवाचार में तेजी आएगी, कई लोग शामिल होंगे, कई प्रकार के कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, तो ये जो पहुंच है यह भी विस्तारित होगी। तो इस तरीके के लाभ हमें इससे प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है फास्ट रेडियो बर्स्ट। अब यहाँ पर देखना जरूरी है कि आखिर फास्ट रेडियो बर्स्ट है क्या, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फेनोमिना है खगोल विज्ञान के संदर्भ में। खगोल विज्ञान में यह घटना देखी जा रही है कई वर्षों पहले से, लेकिन अभी तक इसके मूल स्रोत की खोज नहीं हो पाई है। इसलिए यहाँ पर यह खबर लगातार चर्चा में बनी रहती है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट आखिर है क्या। यदि हम बात करें कि अभी हाल ही में आखिर यह खबर चर्चा में क्यों थी, या जून 2022 में यह खबर चर्चा में क्यों थी, तो नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के जरिए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जरिए इसके स्रोत की खोज शुरू करने की बात कही गई थी। कुछ वैज्ञानिकों, कुछ खगोलविदों ने यह बात की थी कि आखिर हम जानने की कोशिश करें कि फास्ट रेडियो बर्स्ट है क्या। इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ इमेजेस भी निकाली थी। इसके बाद यह जो खबर थी काफी चर्चा में आ गई थी उस समय।
यदि हम बात करें FRB के संदर्भ में, तो FRB की आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण प्राप्त करने के लिए, किसके आकाशगंगा में जो परमाणु हाइड्रोजन गैस है उसका मैप हमें पता करना है कि कैसे यह मैप कैसा है, ताकि आप बता सकें कि आखिर यह जो FRB घटना घटित होती है यह है क्या, क्यों घटित हो रही है, कहां से घटित हो रही है, इसका सोर्स क्या है। तो इसके लिए एक विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था और ये इन्हीं के जरिए बनाया गया था, इस वजह से यह खबर चर्चा में थी। यदि हम बात करें फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में, तो पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट जो घटना देखी गई थी या इसे खोजा गया था तो वर्ष 2007 में से खोजा गया था और तब से इसकी मूल स्रोत की खोज जारी है। लगातार लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम जानने की कोशिश करें, वैज्ञानिक इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट रेडियो बर्स्ट है क्या। दरअसल यदि हम बात करें कि आखिर फास्ट रेडियो टर्म है क्या, तो दरअसल FRB रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट को कहा जाता है। इसकी इमेज से आप देख सकते हैं, ये रेडियो तरंग या रेडियो वेव्स का एक चमकदार विस्फोट होता है जो देखने को मिलता है और कुछ सेकंड के लिए ही ये होता है, इसलिए इसे ठीक तरीके से देख या ऑब्जर्व कर पाना यहाँ पर संभव नहीं होता, क्योंकि अवधि मिली सेकेंड स्केल में की ही होती है और ये काफी चमकदार होता है। ऐसा माना जाता है कि जितना सूर्य कई दिनों में प्रकाश यहाँ पर देता है धरती को, वह मिली सेकेंड में वह प्रकाश हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए माना जाता है कि ये काफी चमकदार विस्फोट है। इसके बारे में यहाँ पर पता लगाना चाहिए और तब से वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट रेडियो बर्स्ट है क्या। ये असाधारण घटनाएं 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जितनी कि सूर्य 1 वर्ष में करता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। विस्फोट कहां से और विशेष रूप से किस आकाश गंगा से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर कई दूरबीन का इस्तेमाल किया गया, कई यहाँ पर FRB का ऑब्जर्वेशन भी किया गया। अब यदि हम बात करें इन घटनाओं के संदर्भ में ही, तो किस प्रकार की इसमें खगोलीय ऊर्जा का इस्तेमाल हुई, कितनी तीव्र इसमें जो चमक उत्पन्न हुई, इन सभी के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में पता करने के लिए वैज्ञानिक अभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है ये काफी चर्चा में रहा है। यदि बात करें सबसे प्रसिद्ध फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में, तो उसका नाम है FRB 20180916B। यहाँ यदि बात करें अब इसके बारे में इसे कब खोजा गया था, तो इसे वर्ष 2018 में खोजा गया था। तो यहाँ पर जो 2018 लिखा हुआ है ये सन है, फिर इसके बाद माह लिखा हुआ है और फिर दिनांक, यानी 16, फिर इसके बाद 9वें महीने में 2018 में इसे खोजा गया था। और यह कितनी दूरी पर है यह भी जानना जरूरी है, तो यह 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य आकाश गंगा में स्थित है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं कि जो फास्ट रेडियो बर्स्ट देखा गया है इसके बारे में पता कर सकें, इसके स्रोत के बारे में हम जान सकें। इसका एक बर्स्ट पैटर्न होता है क्या, यह हर 16 दिनों में दोहराता है, इसीलिए यह खास है। और इसी आधार पर लोग यह भी सोच रहे हैं कि अब पता किया जाए कि फास्ट जो रेडियो बर्स्ट है वह होता क्या है और यह क्यों होता है, यह खगोलीय घटना क्यों होती है। तो इसका एक खास दोहराव या पैटर्न है, 16 दिनों में दोहराता है, 4 दिन इसमें बर्स्ट होता है और 12 दिन अपने आप को यह सापेक्ष करता है, या कहें इसमें अपने आप को शांत करने में इसको 12 दिन का समय लगता है। अब अगली खबर है आर्टेमिस 1 मानव रहित चंद्रमा मिशन। मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 1 काफी चर्चा में रहा है। किसका मिशन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि हम आर्टेमिस मिशन की बात करें तो दरअसल आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन है जो कि मानव रहित है अभी, लेकिन इसके आगे आने वाले चरणों में मानव को भी चंद्रमा में भेजा जाएगा। किसका है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा यह संचालित है और यह एक प्रकार का मानव रहित मिशन है। नासा की आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में देखा जा रहा है, यानी चंद्रमा में कौन कौन सी खोज होगी यह कौन निर्धारित करने वाला है, आर्टेमिस मिशन, क्योंकि यह लगातार कार्य कर रहा है और इसके कई लॉन्चेस हो भी चुके हैं चंद्रमा को जानने के संदर्भ में। इसके नाम की बात करें तो ग्रीक पौराणिक कथाओं से इसका नाम लिया गया है, अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर जो आर्टेमिस है चंद्रमा उसकी देवी के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर यह जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला माना जाता है और चंद्रमा तथा मंगल पर मानव के अन्वेषण को सक्षम बनाने में इसे सहायक के रूप में देखा जा रहा है। यानी जब आर्टेमिस के जरिए चंद्रमा पर खोज होगी, चंद्रमा पर अन्वेषण होगा, मानव को भेजा जाएगा, तो उसके बाद मंगल ग्रह पर भी भेजना काफी आसान होगा। तो इसलिए ऐसा देखा जा रहा है कि मानव को
कैसे चंद्रमा और मंगल पर भेजा जाएगा, इसकी ये श्रृंखला है। नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। यदि हम इसी संदर्भ में आगे चर्चा करें तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अन्वेषण में सहायता के लिए सतह पर एक आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित किया जाएगा और चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे भी स्थापित किया जाएगा। आर्टेमिस बेस कैंप क्यों? ताकि जब वहां पर अंतरिक्ष यात्री जाएं तो वह कैसे वहां पर रह सकते हैं और वहां पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए, इसके लिए इसे स्थापित किया जाएगा। और चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे स्थापित किया जाएगा। इसके चारों तरफ एक क्या कहें, एक परिसर स्थापित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे। इसमें और कौन कौन सी एजेंसी सहायक है आर्टेमिस मिशन में? तो कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी इसमें सहायक है, जो क्या करने वाली है, उन्नत रोबोटिक्स तकनीक यहाँ पर प्रदान करने वाली है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है, जो अतिरिक्त संचार क्षमता आपको प्रदान करेगी। कैसे स्टैब्लिश हो पाएगी ये संचार क्षमता, यह प्रोवाइड कराएगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यहाँ पर जितने भी आवासीय घटक हैं, क्या आप वहां पर रह कैसे सकते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट्स की आपको जरूरत होगी, रसद की जरूरत होगी, ये प्रोवाइड कराएगी कौन सी कंपनी? जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसके बाद यदि हम बात करें भविष्य के मिशन के संदर्भ में, तो दरअसल जब आर्टेमिस मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यह चंद्रमा और मंगल तक मानव की पहुंच को आसान बना देगा। तो इसके बाद भविष्य में दूसरी उड़ान में एक चालक दल को इसमें भेजा जाएगा। अभी आर्टेमिस 1 के बाद बात की जा रही है कि एक चालक दल को इसमें भेजा जाएगा और ओरियन की महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा। अनुभवों का उपयोग करके मंगल ग्रह पर भी पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा सकेगा। इसलिए आर्टेमिस मिशन की शुरुआत की गई है किसके जरिए? नासा के जरिए। अगली खबर भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है निक्सटामलाइजेशन। अब आखिर निक्सटामलाइजेशन है क्या? तो आप देख पा रहे होंगे यह क्या है, मक्का। और इस तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि काफी पुरानी या प्राचीन तस्वीर है ये। जी हाँ, बिल्कुल। मक्का को ही कैसे और बेहतरीन तरीके से प्रवर्धित किया जा सकता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, किस विलयन या कहें किस घोल के जरिए ऐसा किया जाता था, किसके जरिए ऐसा किया जाता था, पहली बार यह जो तकनीक है वह कब सामने आई थी, इसी के बारे में आज हम इस खबर में चर्चा करने वाले हैं। यानी हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में एक अध्ययन हुआ था जून 2022 में। उस अध्ययन में मक्का को निक्सटामलाइजेशन तकनीक के जरिए एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फोर्टिफाइड करने की जानकारी प्राप्त हुई। कि यह कौन करता था? माया सभ्यता के लोग। माया सभ्यता के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसा मेसो अमेरिका में युकाटान प्रायद्वीप में रहने वाली माया सभ्यता द्वारा किया जाता था। ये लोग ही मक्का जो था उसे खास तकनीक के जरिए, खास रासायनिक प्रक्रिया के जरिए फोर्टिफाइड करके यहाँ पर रखते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करेंगे निक्सटामलाइजेशन तकनीक के बारे में कि यह क्या है। तो यह एक प्रकार की विधि है जिसके जरिए माया लोग मक्का को एक क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते थे ताकि वह अधिक स्वादिष्ट हो जाए, अधिक पौष्टिक हो जाए और गैर विषैला हो जाए। अब इसमें इस क्षारीय घोल में कौन कौन सी चीजें शामिल थी ये भी जानना जरूरी है। यूपीएससी है, कुछ भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है। तो इसमें अमीनो एसिड, कैल्शियम और विटामिन B2 इसमें निर्धारित थे कि ये 3 विटामिन, अमीनो एसिड, कैल्शियम का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। एक क्षारीय घोल बनाया जाता था जिसमें मक्का को पकाया जाता था। ये अधिक स्वादिष्ट हो जाता था, पौष्टिक होता था और इसमें जो विषैले पदार्थ थे वह हट जाते थे, यानी यह गैर विषैला हो जाता था। और ये इस तकनीक की बात करें यदि हम निक्सटामलाइजेशन के बारे में, यह टर्म आखिर कहां से चर्चा में आया है, तो दरअसल निक्सटॉमल नहुआटल शब्द नेक्स्टमल्ली से बना है और ये इसका अर्थ क्या होता है? निक्सटामलाइज्ड मक्के का आटा। यानी एक निक्सटामलाइज्ड मक्के के आटे के रूप में ही संदर्भित किया जा रहा है इस तकनीक को, जिसे क्या कहा जा रहा है? निक्सटामलाइजेशन। तो इस पर भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है, पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब आइए जान लेते हैं हम माया सभ्यता के बारे में। दरअसल माया मैक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग माने जाते हैं। उस समय वहां पर निवास करते थे। ये मैक्सिको में आधुनिक युकाटान, क्विंटाना, पैम्पेचे, टबैस्को, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास के निवासी माने जाते हैं। सभी जगहों स्थानों का नाम आपको याद रखना है। यदि सभ्यता की उत्पत्ति की बात करें तो दरअसल युकाटान प्रायद्वीप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और यह अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए प्रसिद्ध है। यानी अपनी इन खास विशेषताओं के लिए ये जाने जाते हैं
और इनकी जो सभ्यता है उसे क्या कहा जाता है, माया सभ्यता। उदय की बात करें, किसके जो इस सभ्यता का उदय कब हुआ था, तो दरअसल इसे माना जाता है कि लगभग 250 ईस्वी में इसका उदय हुआ था और पुरातात्विकविद इसे माया संस्कृति के क्लासिक पीरियड के रूप में जानते हैं। फिर बाद में आते आते कहां तक इसका समय था, लगभग 900 ईस्वी तक इसका समय है। यदि इसके जो क्लासिक युग की बात करें, इसके पीक पीरियड की बात करें, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि ये लगभग इसमें 40 शहर शामिल हैं। इससे भी ज्यादा शहर की गणना की गई है, लगभग 40 शहर शामिल थे और एक शहर की आबादी लगभग 5000 से 50,000 थी। और ये काफी विकसित था क्योंकि यहाँ खगोल विज्ञान के संदर्भ में, गणित के संदर्भ में लोगों को काफी जानकारी थी, वास्तुकला के संदर्भ में लोगों को काफी जानकारी थी। और इसी से इस नई तकनीक का यहाँ पर नाम सामने आता है, जिसे क्या कहा जाता है, निक्सटामलाइजेशन, जो कि मक्की को एक तरीके से रासायनिक पद्धति से सुरक्षित करने या फोर्टिफाइड करने की एक तकनीक है। तो ये तो हमने चर्चा की हमारी जून माह 2022 में कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी था। जाहिर तौर पर कुछ खास खबरें ही आई होंगी क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। ऐसे में अब हम अगले एपिसोड में अगले महीने की उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हमने अन्य सभी विषयों के बारे में यहाँ पर नए नए सेशन शुरू किए हैं, नए एपिसोड शुरू किए हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और साथ ही आपके पास इंडेक्स और खास जो भी उस पूरे साल भर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इन पर ये एपिसोड्स आधारित होंगे जो कि शुरू भी हो चुके हैं। तो यदि आप इनका भी रिवीजन चाहते हैं पिछले एक साल का, तो आप इन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। साथ ही दृष्टि आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।